वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। क्लास 11 हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाउ डिड न्यूटन डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है ना, तो न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया था इसकी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन इसका करेंगे। फिर उसके बाद क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं पहले ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, दो शब्द आपने सुने हैं, सबको पता है। क्या है ग्रेविटेशन? यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, वही कहलाता है ग्रेविटेशन। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन है। हाँ, ग्रेविटी क्या है? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी में क्या है? अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों पार्टिकल्स में से एक अर्थ है, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अर्थ का किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या दूसरे पार्टिकल के साथ, वो क्या होती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट। बात करते हैं कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे डिस्कवर किया। कहानी तो आपको पता ही है कि एप्पल गिरा और न्यूटन के मन में ये दिमाग में ये बात आई कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो न्यूटन ने ये सोचा कि जो एप्पल जो कि बहुत पास से गिर रहा है, बहुत कम ऊंचाई से, वो फ्री फॉल हो रहा, उसका आपको पता है फ्री फॉल हो रहा, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना है। और हो सकता है कि जिस फोर्स की वजह से एप्पल गिरा वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो मून को अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए। मून का भी तो अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, और वो अट्रैक्शन वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। न्यूटन ने सोचा ये दोनों चीज़ें देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कैसे डिस्कवर किया न्यूटन ने, उसकी कहानी जो मैं बता रही हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, उसमें मान लिया अगर कि ये अर्थ है और अर्थ की ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर उस अर्थ का मास m है और रेडियस है r। ठीक, अब एप्पल जो गिरा तो वो एप्पल के गिरने का नीचे जो रीज़न है वो g है और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ के चारों तरफ जो मून चक्कर लगा रहा है, किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी क्या मून की ऑर्बिटल रेडियस है, ऑर्बिटल डिस्टेंस rm अगर लिखी जाए तो उसकी वैल्यू होती है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये जो मून चक्कर लगाता है तो मून को इधर की तरफ, न्यूटन ने माना कि ये ऑर्बिट सर्कुलर है, यहाँ पर भी सर्कुलर ऑर्बिट मान के उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इसके लिए, और मान लीजिए अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है मून तो ये है उसकी वेलोसिटी की टेंजेंशियल वेक्टर vm। तो इस ac की कैलकुलेशन न्यूटन ने की। उसके लिए अगर मैं देखूं ac क्या फॉर्मूला होगा, v²/r, दोनों ही मून के लिए हैं। और v कैसे निकालेंगे? मून की वेलोसिटी। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए मून किस वेलोसिटी से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी पूरा सर्किल में, कितना घूमेगा, 2πrm है ना, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। कितना टाइम लगता है? तो मून को टाइम लगता है t = 27.3 डेज। ये सब आपको एज ए जीके पता होगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लें अगर, तो अर्थ के चारों तरफ मून जिस वेलोसिटी से घूमता है उसकी वैल्यू पता चल जाती है। वो देखिए ऐसे मैंने लिखा 2πrm अपॉन डेज को पहले इंटू 24 किया, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसकी वैल्यू आती है 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अर्थ के चारों तरफ मून ऑन एन एवरेज 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमता है। हाँ, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यही वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन rm, दैट इज 3.84 इंटू 10⁸। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्या कंक्लूजन न्यूटन ने निकाला कि ये AC जो है वो देखा कि ये तो बहुत कम है जी से, भाई जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और AC कितना है 0.002। तो अब न्यूटन ने ये माना हुआ था कि दोनों का, एप्पल का नीचे गिरना या मून का अर्थ के चारों तरफ घूमने का कारण है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो AC का कम क्यों होना? क्योंकि AC जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर लगने वाला एक्सेलरेशन है, मून की डिस्टेंस जो है अर्थ से ज़्यादा है और एप्पल की गिरने की डिस्टेंस क्या थी, कम। तो इसका मतलब है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता होगा ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स वही कारण है अगर दोनों का, एप्पल के नीचे गिरने का और मून के घूमने का। तो AC और G की वैल्यू को न्यूटन ने देखा कि लाइए कंपेयर करें, और अगर AC इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, यानी AC को न्यूटन ने लिखा कि अगर AC और G को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं ये 1/r m स्क्वायर है, तो G भी 1/re स्क्वायर होना चाहिए, न्यूटन ने अज्यूम किया। और इस आर्गुमेंट को देखिए उसने कैसे जस्टिफाई किया कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर मून का एक्सेलरेशन है तो G को भी होना चाहिए, और ये निकला भी। देखिए कैसे, क्योंकि जो AC/G है इसकी वैल्यू से अगर हम निकालें कि AC क्या आएगी, इसको मतलब कैलकुलेट करें इससे वैल्यू AC की, तो देखिए क्या आ जाएगा, G इंटू ये सबसे ऊपर जाएगा ना RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं अर्थ के बारे में। तो अब इससे AC की वैल्यू कैलकुलेट करी, G की वैल्यू 9.8 है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और RE की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन RM पढ़ चुके हैं अभी ऊपर यूज़ किया है 10⁸, ये वैल्यू 3.84 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर किया और ये एग्जैक्टली यही वैल्यू आई 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस न्यूटन को ने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे जो हमने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला, ये डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लोगों ने केपलर्स लॉज पढ़े थे, थर्ड लॉ ऑफ केपलर से भी बस वही कि न्यूटन ने ये मान लिया कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट मान के, वैसे फर्स्ट लॉ तो यही कहता है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ विल यू डिराइव न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। कैसे, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाऊं तो टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आर क्यूब। आपको पता है कि पूरे चक्कर में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2π/t होती है ना। अगर हम इस टी स्क्वायर और दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर करें तो हम देखते हैं कि जो टी स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर है एक दूसरे के इन्वर्सली हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब ये इक्वल टू एक अनदर कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, आपको पता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी प्लैनेट, सैटेलाइट, जो भी मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इसी से तो मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये माना यहाँ पर कि जो यहाँ पर लगने वाला फोर्स है वो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m r ओमेगा स्क्वायर। ये r ओमेगा स्क्वायर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma होता है, और ma में a क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सर्कुलर ऑर्बिट है अगर, तो ये r ओमेगा स्क्वायर लिख दिया गया है ना। अब आपको देख रहे हैं कि r ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि m
आर, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब। तो हमने क्या लिख दिया, सम कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब। क्या प्रूव हो गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर से आर क्यूब, एक नीचे आर स्क्वायर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से मिल रहा था, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही तो है ग्रेविटेशन का लॉ। तो जो ग्रेविटेशनल का फोर्स, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कैसे, केपलर्स थर्ड लॉ को यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबको स्टेटमेंट पता है, लेकिन फिर भी ये मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्स में दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों पार्टिकल्स के, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, इस फोर्स के लगने की डायरेक्शन होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगता है। इस फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या आता है, पहले तो ये देख लें। तो सबको पता है कि अगर ये m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है r, डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है r, और इनको जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली, इसी लाइन पर फोर्स लगता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिखते हैं m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कांस्टेंट लगता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी g को क्या कहलाता है, g, व्हाट इज g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी क्या वैल्यू है, डेफिनीशन है और यूनिट है, डायमेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें, डायमेंशंस टॉपिक पहला पढ़ा होगा आपने। तो अब आप देखिए g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट कैसे निकालेंगे, g डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो यहाँ से g की यूनिट निकालने के लिए देखिए f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, g इधर रखेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, f की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, है ना। और अगर डायमेंशंस पूछी जाए तो आप देखिए डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ g, वो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए f की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, है ना। r स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो l स्क्वायर, बहुत लोग r की जगह m रख देते हैं, डिस्टेंस है, अपॉन m1 m2 kg स्क्वायर। तो अपॉन में क्या लिखेंगे आप, kg क्या होता है, मास, तो m स्क्वायर, ठीक। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ये m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या है इसका डेफिनीशन, हाउ टू डिफाइन, आप इसी फॉर्मूले में सब वन कर दो। बोलिए कैसे बोलेंगे, इफ इन द यूनिवर्स टू ऑब्जेक्ट्स 1 kg mass each are placed at the distance of 1 meter apart, then the force of attraction between them is universal gravitational constant। और कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इतना ही तो न्यूटन होगा।
देखिए F इक्वल टू जी कब बचेगा, जब m1 m2 1 है और r 1 है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक एक किलोग्राम मास की है, एक मीटर की डिस्टेंस पे रखी हैं, तो ये पूरा तो 1 हो गया। तो उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, और उसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में सब जगह क्या रहता है, कांस्टेंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पर। हमने देखा उसका फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फीचर उसका ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब किधर लगता है, along line joining the centers of the object, है ना। ये सेंटर ऑफ मास इसका है, अगर ये इसका है तो इस पर, ठीक है। और कैसा होता है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी पर जितना फोर्स लगाती है दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर m1 को अट्रैक्ट करेगी ये ऑब्जेक्ट, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इसको कैसे लिखा जाएगा, F12। F12 का मतलब है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेकंड द्वारा लगाया गया फोर्स। ऐसे ही m2 को अट्रैक्ट करेगी पहली वाली ऑब्जेक्ट, और कितना फोर्स लगा के, वही F21, ठीक है। इसकी उल्टी डायरेक्शन है, तो देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ। ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स में पहला फीचर क्या हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है, थर्ड लॉ को। तो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। और ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स आपको पढ़ ही चुके हैं पहले। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पिछले मैकेनिक्स के वीडियो में कर चुके हैं। मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है वर्क डन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही उसी से निकालते हैं वर्क डन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो फोर्स है वो हमेशा पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट मासेस क्या है, पॉइंट मास का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, या पॉइंट मास के लिए हम कैसे कहेंगे कि न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ वो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। तो अर्थ, सन, इनको भी पॉइंट मास माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है स्ट्रिक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट applicable, this law is applicable strictly for point masses, okay। अगली फीचर की बात करें अगर हम, तो ये लॉ सिग्निफिकेंट है बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों, लॉ तो ये कहता है यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर ये पेन है और दूसरा पेन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रहे हैं। आपका फ्रेंड आपके पास खड़ा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होके क्यों नहीं चिपक गए, है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बताएंगे आप, देखा है अभी आपने कि जी की वैल्यू कितनी है। आपने देखा कि जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट्स है। ये इतनी कम है और फोर्स के फॉर्मूले में है। तो जो छोटे छोटे मास, आपका फ्रेंड 60 kg का है, आप 60 kg के हैं, बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है, 60 इंटू 60 अपॉन 10 स्क्वायर 100, और वो तो आया केवल 360, है ना, अपॉन 100 हो गया। और ये कितना है, 10⁻11। तो फोर्स कितना हुआ, बहुत वीक हुआ। हाँ, तो इसकी सिग्निफिकेंस कब है, जब मासेस ज़्यादा हों। सन, अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24, अब +24 है, यहाँ -11 है, अब जाके बनेगा ना फोर्स।
और यही प्लैनेटरी मोशन के लिए, सैटेलाइट मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स भी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा भी जाता है तो पूरे यूनिवर्स में। तो ये किसके लिए है? फॉर हैवी मासेस it is mainly significant, ठीक है, not for the why don't we see this attraction, why don't we feel this attraction? Because it's a very weak force for the lesser mass, है ना, कम मास के लिए। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई दूसरा भी मीडियम हो, यानी एयर में है, वाटर में है, कहाँ रखी हैं, इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक। और स्फेरिकल सिमेट्री पोजेस करता है, यानी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उस पर दूसरी ऑब्जेक्ट का फोर्स किधर लगेगा, तो आप देखते हैं उसी आर डिस्टेंस पे, चाहे इस तरफ ले लो चाहे इधर ले लो, हर तरफ, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री पोजेस करता है, रखता है। और साथ ही साथ किसी भी जगह पर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें जो लॉ है ये कैसे काम करेगा कि जो दो पेयर ऑफ मासेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो उतना ही रहेगा। तीसरा मास और है, चौथा और है, तो उससे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट ऑल्सो डजंट चेंज, ये नहीं बदलता है विद द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। उसी जगह पे बहुत सारे अगर दूसरे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स वो उतना ही रहेगा। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के देखे। अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स, बड़ी ऑब्जेक्ट्स रेडियस आर की दिखाई गई हैं जैसे फिगर में, ये सटा के रखी गई हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स आर पर कैसे डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन दिया। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, ये दोनों स्फीयर्स हैं, आर रेडियस के हैं और made of same materials are placed in contact as shown. How will the force of attraction between them depend on R? कैसे लगाते हैं फोर्स? तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है F वो किसके बराबर होता है? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ R होती है एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ पर अगर आप लिखते हैं G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस हो गई 2R का होल स्क्वायर। m1 m2 की जगह क्या लिखेंगे? क्या इसका जवाब होगा कि F R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? लग रहा है आपको कि ये फार्मूला तो यही होता है, तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें m1 m2 में दोनों आइडेंटिकल है तो 1 और 2 तो हटा दिया, तो जो ये m है इसको कैलकुलेट करना होगा। m गिवन नहीं है इतना kg, आपको m निकालना होगा। स्फीयर है तो स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला मास का? ये सॉलिड स्फीयर्स हैं तो m की वैल्यू होगी 4/3 पाई r क्यूब, यानी ये तो हो गया उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर मैं ये पूरा m ऐसे लिख लूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा ना, ये यही तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी का होल स्क्वायर। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या हो गया कि हमें तो केवल डिपेंडेंस F की बतानी है, तो F किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से आप देख रहे हैं कि F विल बी इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 6 अपॉन R टू द पावर 4। R टू द पावर 6 अपॉन R टू द पावर 4 किसका बराबर हुआ? F डायरेक्टली R टू द पावर 2 नॉट 4, F directly proportional to
r⁴। देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे स्फीयर्स ऐसे रखें तो f विल बी r⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही आपने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको पता है, लेकिन आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको सॉल्व करके बताना है। दो सिलेंडर हैं और इनका मास, एक का पहले का अगर m है तो दूसरे का 2m है, एक की हाइट h है दूसरे की 2h है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो h/2 है। तो आपको बताना है इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है। क्या लगता है? मास पता है, बीच की डिस्टेंस दी है, आपने निकाल दिया आंसर, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है। देखिए m 2m है, ये h/2 है। क्या लग रहा है इनमें से? आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करके पॉज करके देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आता है। अब मैं करती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि वही आपका ऑप्शन जो आपने सॉल्व किया है क्या मिल रहा है? देखिए आपको पता है कि जो फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस नापी कहाँ से जाती है? सेंटर से ना, सेंट्रल फोर्स है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो इसका सेंटर ये है ना, इसका सेंटर ऑफ मास। और अगर ये h है तो ये हाइट कितनी हो गई? h/2। और इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये होगा ना। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो तो दी हुई है यही h/2, ठीक। और अगर ये पूरा 2h है, 2h का आधा h हुआ और h का आधा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हो गई ये हाइट, ये भी तो h/2 हुई, तो ये हो गई h/2, ये हाई है h/2, है ना। देखने में ये h/2 ये बड़ा है नहीं, दोनों ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो अब इसको अगर सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस बनाई जाएगी, वही डिस्टेंस तो होगी ना r, यही तो r होगी। तो इस ट्रायंगल में अगर आप बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें अगर, तो ये h/2 है, ये h/2, ये r है। तो हमारा मतलब है कि r कितना होगा, हमें तो r से मतलब है। तो देखिए r क्या लेंगे, r कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये h/2 यहाँ से इसके सेंटर से मतलब नहीं है, h/2 है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये बेस है ना। तो h/2 का होल स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर, इससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2h²/4, दैट इज h/√2। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, बस f इक्वल टू क्या है? Gm1m2, यानी कि m इंटू 2m, तो 2m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा? h²√2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इंटू 2। तो क्या हो गया ऑप्शन आपके पास? 4gm² अपॉन h²। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर इसमें l की जगह सब जगह h है, h²। तो अब आप अपने आप से मिला सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4gm² अपॉन h², ये C, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। आज आपने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आपको आता है, और मैं अगले वीडियो में ज़रूर उन बच्चों का नाम लूँगी जिन्होंने सही आंसर दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या सारी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ सेम एक्सीलरेशन से गिरती हैं, उनका मास चाहे जो हो, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए? उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।